अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। वेलकम टू सली पॉइंट बाय ज़ल्मी टीवी, होस्टेड बाय द गली क्रिकेट शो। और मैं हूं शान और मेरे साथ हैं हमारे यूजुअल तैमूर। और आज के एपिसोड पे हम लोग पेशावर वर्सेस मुल्तान का गेम डिस्कस करेंगे, जो कि मुल्तान में आज का आखिरी गेम होगा। मुल्तान का लेग विल मोस्ट लाइकली बी ओवर आफ्टर दिस एंड देन एवरीथिंग वुड मूव बैक टू पिंडी एंड लाहौर। um, मुल्तान इज़ अनफॉर्चुनेटली आउट। उनकी अब जो भी सिनेरियोज हैं वो इट्स ऑल मतलब देयर एवरी गेम फॉर देम इज अ डेड रबर। पेशावर ऑन द अदर हैंड उनके लिए अभी भी काफ़ी अच्छा खासा चांस है। अभी जो गेम चल रहा है कि लाहौर और कराची का अगर वो वॉश आउट हो जाता है उसके बावजूद भी उनके एक दो चांसेस होंगे क्वालिफाई करने के लिए। बट एज थिंग्स स्टैंड्स राइट नाउ पेशावर इज इन विद अ चांस। उनको अपने तीनों गेम जीतने हैं और अच्छे मार्जिन से जीतने हैं ताकि रन रेट उनका अच्छा हो और उनके पॉइंट्स भी ऊपर जाएं। बट लाहौर और कोयटा का जो वॉश आउट हुआ था जिसमें दोनों को एक एक पॉइंट मिला था उससे काफ़ी पेशावर के चांसेस को थोड़ा सा डेंट पड़ा है, क्योंकि लाहौर को भी एक पॉइंट मिल गया और कोयटा तो अब टॉप ऑफ द टेबल है। तो हम लोग लास्ट गेम के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, जो पेशावर ने जीता अगेंस्ट इस्लामाबाद। माँ सदाकत की अच्छी परफॉर्मेंस थी, बाबर आजम ने 50 मार ली। ओवरऑल बॉलिंग भी काफ़ी इंप्रेसिव थी कंसिडरिंग कि अली रज़ा नहीं खेले थे। बट उसके साथ साथ आई थिंक इस्लामाबाद ने भी काफ़ी ब्लंडर्स मारे। 5 गेम्स उन्होंने नॉन स्टॉप जीते और अगले 3 गेम में उन्होंने अजीब ही कोई चेंजेस की, उससे कुछ समझ नहीं आई बात। सम ऑफ देम वर फोर्स्ड, सम ऑफ देम वर नॉट सो मच। खैर हम सब उन सब के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। उसके साथ हम लोग अपनी एपिसोड पे स्टार्ट करते हैं। पेशावर का अगर लास्ट गेम देखें अगेंस्ट इस्लामाबाद, पेशावर वाज एबल टू क्लिक ऑल द बॉक्सेस, राइट। बाबर आजम का फिर लग रहा था कि उनसे रन्स नहीं हो पाएंगे क्योंकि नसीम शाह बोल्ड अ वेरी ब्रिलियंट ओपनिंग स्पेल, बट समहाउ बाबर सर्वाइव्ड। आई थिंक थोड़ी बहुत फ्रीबीज ही मिली थी उन्हें जिन्होंने वो मिड विकेट के ऊपर चौके मारे थे टू गेट हिज इनिंग स्टार्टेड। बट ओवरऑल पावर प्ले में बाबर आजम वाज वेरी कॉट, मतलब कॉट इन द क्रीज। उनसे कुछ कुछ नहीं हो पा रहा था। एंड क्रेडिट टू नसीम शाह, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई बट इवेंचुअली बाबर आजम वाज एबल टू कैरी ऑन। बट ऑल इन ऑल आई बिलीव मास सदाकत की जो इनिंग्स थी उससे काफ़ी बाबर आजम को भी कॉन्फिडेंस मिला, इम्पैक्ट मिला कि आप को भी कुछ रन्स कर सके थे एंड में। बट अगर हम लोग मास सदाकत को देखें, गेम he's an opener by the way, just a heads up, he's an opener, बट उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया। तो अगर उसके बारे में ज़रा बात करें तो तैमूर आप क्या कहते हैं उसके बारे में? Assalamu alaikum, listeners and viewers. I think माँ सदाकत की innings was very refreshing. हम यही अक्सर बात करते हैं कि पीएसएल में जब तक आपको यंग टैलेंट परफॉर्म करता नज़र नहीं आएगा, तब तक आप कह सकते हैं कि पीएसएल ने शायद अपनी सक्सेस को उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया या उस तरह से उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। बिकॉज इन द पास्ट वी हैव सीन कि पीएसएल ने हमें काफ़ी टैलेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान टीम के लिए दिए हैं। और बीच में एक थोड़ा-सा डाउट फ़ील होता था कि लगता था कि वही प्लेयर्स बार-बार रिसाइकिल हो रहे हैं पाकिस्तान टीम में भी, जो अर्ली ऑन पीएसएल से हमें मिले थे। लेकिन अब काफ़ी हमें ग्लिम्पसेस नज़र आना स्टार्ट हो गई हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि यार नए लड़के जो हैं, जो यंगर लड़के हैं, वो काफ़ी कंसिस्टेंट चांसेस अगर आप उनको दें और उनकी पोज़ीशन पे, जिस पोज़ीशन पे वो खेलते हैं, अगर उस पे नहीं दे सकते तो उसके आस-पास अगर आप दें, ताकि उनको सिचुएशन को उतना ज़्यादा यू नो सिचुएशंस में अपने आप को इतना ज़्यादा रीइन्वेंट ना करना पड़े, तो you will see them clicking quite nicely, and that is exactly what we have seen with माँ सदाकत। कि ठीक है वो उस पोजीशन पे नहीं है जिस पे वो खेलते हैं, लेकिन he still had enough time to carry on with his innings because ऊपर से 2 विकेट्स बहुत जल्दी गिर गए थे पेशावर के। हमने बार-बार बात की थी। म्यूट। टोटल भी इतना बड़ा नहीं था। टोटल भी बड़ा नहीं था, बिल्कुल। टोटल बड़ा नहीं था, उससे ज़ाहिर है आपको एक साइकोलॉजिकली आप उतना प्रेशर में नहीं आते, लेकिन एटलीस्ट उनको टाइम भी अच्छा मिल गया था बिकॉज़ मिच ओवन, हमने बार-बार बात की थी कि मिच ओवन को आप ओपन करवा लें। सो आई वाज़ ग्लैड टू सी दैट हैपनिंग, एंड आई ट्रूली होप कि दे स्टिक विद दैट फार्मूला, क्योंकि आप किसी प्लेयर को एक गेम में जज नहीं कर सकते। तो मिच ओवन बीइंग बैक एट द टॉप गिव्स बाबर सम कुशन टू कम एट 1 डाउन। बट माँ सदाकत ही वाज़ लुकिंग कॉन्फिडेंट। अगर आप उसकी
यू नो आई वुड से कि 15-16 रन के बाद से जो उनकी इनिंग्स थी ना, 20 रन्स ऑनवर्ड्स आई वुड से काफ़ी फ्लुएंट नज़र आए थे। यू नो ही वाज़ प्लेइंग शॉट्स, उन्होंने स्वीप भी जो है बहुत फाइन खेला। यू नो ही वाज़ प्लेइंग ऑल अराउंड द ग्राउंड प्रीटी मच। तो दैट शोज़ के ही वाज़ कॉन्फिडेंट। और जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं ना तो आपके यू नो बेसिकली डिफरेंस यही होता है ना कि जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप अपनी शॉट्स पे पूरा आते हैं। आप टेंटेटिवली जो हम क्रिकेटिंग टर्म्स में यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है कि आप आधे माइंड के साथ आ रहे होते हैं कि यार मैं इस शॉट को खेलूँ ना खेलूँ। और उसी माइंडसेट में फिर आप मिस टाइम करते हैं और आप या तो आप कैच दे देते हैं या आप कुछ ना कुछ हो जाता है। सो इट वाज़ गुड टू सी ऑल इन ऑल कि माँ सदाकत seeing him play the way he did. And I think big credit goes to Babar as well because he was giving him a lot of input feedback. And when you're batting with somebody like Babar Azam on the other end, it gives you a lot of confidence because आप अगर कोई शॉट गलत खेल भी रहे हैं तो राइट अवे आपको फीडबैक मिलती है फ्रॉम समबडी हु हैज सो मच एक्सपीरियंस एंड ही इज अ मॉडर्न ग्रेट बेसिकली. So I think that also went in Masadaka's favor significantly. And I remember कि जब मास आउट हुए थे तो उस वक्त रन्स बहुत ज़्यादा नहीं रह गए थे. And I could see Babar Azam getting a bit frustrated, because he wanted the youngster to finish the game. And I think that shows what Babar Azam is. That shows his character. कि when he could take all the credit, he could take all the limelight. He made sure that Maz, on the other hand, gets all the chances to bat the way he was batting. And it paid off. He almost finished the game. So, but yeah, all in all, it was good to see Babar Azam scoring runs, but most definitely, seeing Maz Sadakat coming out and playing the way he did. या एब्सोल्युटली आई थिंक लास्ट गेम में उनकी बॉलिंग ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था क्योंकि अली 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 रज़ा नहीं थे, उनकी इंजरी हुई हुई थी। बट ओवरऑल उन एक स्टार बॉलर का ना होना, आपकी बॉलिंग फिर भी इंटैक्ट रही। अहमद दानियाल वापस आए थे, मोहम्मद अली वापस आए थे। तो ओवरऑल उन लोग की बॉलिंग ने भी अच्छा क्लिक किया। एवरीबॉडी वाज इन द विकेट्स। आई थिंक वैसे हमने बात की थी प्रीव्यू में भी कि इस्लामाबाद इज़ वेरी रिलायंट ऑन साहबज़ादा फरहान। Yes. ही उन उनका टॉप अगर नहीं चलेगा तो फिर वो ऐसा लगता है कि आप आप कुछ कर नहीं पा रही होंगे। शादाब खान भी इंजर्ड हो गए हैं, अब आगा सलमान की भी उस लिहाज से जो एक्सपेक्टेशंस थी उस हिसाब से रन नहीं आ रहे हैं। तो ओ जेन्युइनली आई थिंक इस्लामाबाद का अब एक तरीके से कॉज ऑफ कंसर्न, राइट? आप 5 मैच लगातार जीते, अब 3 गेम लगातार हारे हैं। अभी लास्ट गेम भी उन्होंने लास्ट गेम में तो उन्होंने क्या क्या किया था लास्ट ओवर में। अम, ला आपने वो लास्ट ओवर देखा था वैसे इस्लामाबाद का? मैंने बिल्कुल देखा और या आई मीन आई हैव नो वर्ड्स. वो तीनों कैचेस जो थे वो बहुत इजी कैचेस थे. आई मीन एट एनी लेवल. Um, but वो कहते हैं ना कि fortune favors the brave. So I think I would give that much to Hassan Nawaz at least. He was looking to take on the ballers, and it paid off. मतलब the his lucky stars were definitely around him. या मतलब इतनी लक तो आई थिंक किसी भी बैट्समैन को नहीं मिली होगी कि उसको बेचारे को मिली है। मतलब 1 ओवर में 3 शॉट उसने मारे और तीनों के तीनों मतलब छुड़ गए। एंड आई थिंक आई थिंक जो सबसे बैड मिस था ना वो कीपर वाला कैच था, जो कीपर Yeah. को लेना चाहिए था, जो मिसकम्युनिकेशन हो गई एंड दैट वाज समथिंग दैट वाज इंटरेस्टिंग। बट आई थिंक थोड़ा-सा बैड सीन मोहम्मद शहजाद के लिए भी हो गया क्योंकि बेचारे को एक पूरे गेम में 1 ही ओवर मिला और उसी में उसने मैच डिसाइसिव बॉलिंग करवाई। इनफैक्ट मोहम्मद शहजाद के बारे में मैं एक चीज़ कहूँगा कि आई थिंक जुनैद खान ने शायद ट्वीट किया था कि द कैप्टन शुड हैव गिवन द लास्ट ओवर टू ए मोर एक्सपीरियंस बॉलर, ये जिसने ऑलरेडी किया था. बट आई थिंक आई डिसएग्री विद दैट क्योंकि मोहम्मद शहजाद essentially did his job. I mean, मोहम्मद शहजाद basically took 3 wickets in that over. ये तो अलग बात है कि वो कैचेस पकड़े नहीं. क्योंकि वो आई मीन ठीक है, आगे जैसा भी बैट्समैन है, जो भी है, आपने बॉल में आपके कुछ ना कुछ तो था ना कि उससे 3 कैच निकले. So I think I just want to give a message out to whoever's listening and watching us कि let's not be too harsh on Mohammad Shahzad because he essentially took 3 wickets in that over. Yeah, आई थिंक वैसे हमने बार-बार ये बोलते हुए आ रहे हैं कि आई थिंक इमर्जिंग कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं, जैसे मोहम्मद शहजाद इमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर हैं। उन लोगों को उस लिहाज से अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल रही हैं।
टू प्रॉपर्ली एक्सेल, राइट? अभी अभी जैसे कि मोहम्मद नईम है जो पिछले 8 गेमों से लगातार खेलते हुए आ रहे हैं, उन 8 गेमों में उनके सिर्फ 2 गेम्स में रन्स आए हैं। तो लाहौर कलंदर्स को इस पे बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। पेशावर ज़ल्मी को अली रज़ा की कंसिस्टेंसी पे क्रेडिट जाता है। कराची में, लाहौर में, सॉरी, कराची में, क्वेटा में और इस्लामाबाद में ये इमर्जिंग प्लेयर्स के कंसिस्टेंसी इज़ बिट ऑफ एन इशू। आप उनको कंसिस्टेंट लॉन्ग लॉन्ग रन नहीं दे पा रहे हैं। अब ऑब्वियसली अगर आप हारते हैं तो ज़ाहिर है फिर आपको चॉप एंड चेज़ेस करने पड़ते हैं, एंड दैट्स फाइन। बट इस्लामाबाद, गिवन द फैक्ट कि वो 5 गेम लगातार जीते थे, तो आई एक्सपेक्टेड मोर ऑफ गेम टाइम फॉर मोहम्मद शहजाद, बट उस लिहाज से उनको नहीं मिल सका। तो आई थिंक गिवन हिज रीसेंट फॉर्म, वो डोमेस्टिक में भी काफ़ी, आई थिंक कायद आज़म ट्रॉफी के फाइनल में उन्होंने शायद सेंचुरी मारी थी और 5 विकेटें मिली थी। तो गिवन दैट कि उनकी वो परफॉर्मेंसेस आ चुकी हैं, आई थिंक देयर शुड बी मोर ट्रस्ट एंड मोर फेथ शोन इन मोहम्मद शहजाद, इनकी ऑलराउंड एबिलिटीज़ के लिहाज से। बट चलें हम लोग आज आज के गेम के बारे में बात करते हैं। आज के गेम मतलब कल के गेम के बारे में बात करते हैं जो मुल्तान और पेशावर का है। Um, I don't want to say it should be a dead rubber, but it should be. It is a very important game for Peshawar. पेशावर को ये गेम जीतना है। um, कॉम्बिनेशन के लिहाज से आई थिंक पेशावर शुड गो अनचेंज्ड इन दिस गेम। देयर शुड नॉट, आई मीन इफ एनीथिंग अली रज़ा को आप वापस ला सकते हैं, बट उसकी जगह आप अगेन मास सदाकत का कॉम्प्रोमाइज़ होगा, क्योंकि मास सदाकत केम इन फॉर अली रज़ा एज एन इमर्जिंग प्लेयर। तो दोनों इमर्जिंग प्लेयर्स की दोनों इमर्जिंग प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस है, एंड नाउ अ डिसीजन हैज़ टू बी मेड कि यार आप किसको वापस लाते हैं या किसको रखते हैं 11 में। Yeah, I think if you ask me, then I would definitely go with Maas Sadakat. उसकी रीज़न ये है कि पेशावर को ना बॉलिंग में ऐसा इतना प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज आई एम नॉट श्योर मोहम्मद अली बेसिकली लास्ट गेम खेले थे बट लूक वुड डू यू नो व्हाई डिडंट ही प्ले वाज ही इंजर्ड और समथिंग एल्स नहीं, लूकवुड खेले थे लास्ट गेम। लूक वुड खेले थे ओके लूकवुड खेले थे लास्ट गेम। Sorry. Okay, so let me retake this then. I think, in my opinion, Masadakat should play because I think Peshawar की जो bowling है वो more or less covered है, you know, with or without Ali Raza. और हमने पिछले मैच में भी देखा कि अली रजा के ना होते हुए भी Peshawar did not concede too many runs. ठीक है, विकेट थोड़ा ट्रिकी था जो भी था, लेकिन एटलीस्ट यू नो दे हैड देयर बेसिस कवर्ड। जहाँ तक बात बैटिंग की है तो वहाँ पर पेशावर हैज स्ट्रगल्ड अ बिट क्योंकि आपको आपके ओपनर्स से इतने रन्स नहीं आ रहे थे और even after changing the combination in the last game, you did not get a lot out of your openers. So definitely, you know, there's a bit of burden on your batters. So I think again, जो एक coverage या cushion मास सदाकत ने दिया आकर, given कि he continues with that in the next game, then I would definitely go with a batting option versus Ali Raza. जैसा कि आपने कहा कि ये गेम डेड रबर नहीं है, डेफिनेटली नहीं है बिकॉज़ मुल्तान कैन प्ले अ स्पॉइलर फॉर पेशावर क्योंकि सिचुएशन ट्रिकी है बट इक्वेशन वेरी सिंपल है। Peshawar has to win their 3 games, all 3 games, and then right now Lahore versus Karachi game is going on. There's rain currently in Lahore. तो अगर चांसेस हमें लग रहा है कि शायद गेम अबैंडन हो जाए और एक-एक पॉइंट मिल जाए दोनों को एंड इन दैट केस यू नो Karachi right now is at 8 points. If they get an extra point, they're at 9 points. They have a higher run rate, and Peshawar is at 6 points right now. So then Karachi will be left with only 2 games. And if Karachi ends up winning both of their games and Peshawar ends up winning next 3 games, then Karachi will still have an extra point. So Karachi has to win. Karachi has to lose at least one game, and Peshawar has to win all 3 games. क्योंकि उस सिनेरियो में फिर रन रेट पे भी बात नहीं की आई थिंक एट दिस पॉइंट राइट नाउ गिवन दैट देर इज नो रेन इन एनी ऑफ द अदर गेम्स run rate will not come into play at all. It's going to be either a difference of 1 point or 3 points, depending on, you know, if Karachi ends up winning, you know, their next 2 games or not. So I think, yeah, for Peshawar, every game matters. Or it's kind of a same situation, you know, like we find Pakistan's national team, you know, in many cases. It's a lot of, you know, ifs and buts dependent on other teams' performances, but that's what it is. You know, Peshawar has to win all 3 games, and Karachi, we will be hoping that Karachi loses at least one game. Yeah, I think being from Karachi, I don't really want that to happen, but आई थिंक पहली बार ऐसा हुआ है कि कराची की टीम भी बहुत तगड़ी टीम है।
थोड़ा सा चेंज आया है कराची की थिंक टैंक में, हुँ, हुँ। जिस तरह वो लोग गेम्स को लेके चलें। बट ऑल इन ऑल अगर आप देखें परफॉर्मेंसेस के लिहाज से देखें तो अभी जित आई डोंट थिंक द टेबल डज रियली रिफ्लेक्ट दैट वेरी एक्यूरेटली, क्योंकि क्वेटा श्योर दे ऑन टेबल, दे आर टेबल टॉपर्स, बट उनकी भी बैटिंग के इश्यूज हैं। Lower Qalandars, as we all know, had also had issues. तो आप ये नहीं कह सकते कोई भी टीम मतलब बहुत ही तगड़ा खेली और that's why they deserve to be on the top. आई थिंक इस पूरे टूर्नामेंट में हमने वो बात की है कि कुछ मोमेंट्स में आप फॉल्टर करते हैं जहाँ पे आप गेम जीतते हैं या जी गेम हारते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली पेशावर had been on the losing side of those crunch moments. um, तो अगर अगले 3 गेमों में ऐसा हो सकता है कि वो तीनों गेम जीतें, आई थिंक होपफुली उस लिहाज से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेशावर ज़ल्मी क्वालीफाई कर जाए। अगर नहीं करती है, इट्स इट विल बी हिस्ट्री फॉर पेशावर, क्योंकि दिस विल बी द फर्स्ट टाइम दैट दे हैड नॉट मेक इट टू द प्लेऑफ्स इन 10 इयर्स। तो अगर ये ऐसा होता है तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड टू हैव, at least on the Peshawar Zalmi side, कि आप for the first time you don't qualify for the playoffs. करेक्ट। um, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। बट अगर मुल्तान की तरफ से देखा जाए तो यासिर खान, ही इज़ बिन ए फिनोमिनल चेंज फॉर मुल्तान। काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंसेस आई हैं उनकी, उन्होंने पूरे एक तरीके टॉप ऑर्डर बिल्कुल चेंज कर दिया है, इंटेंट के लिहाज से, स्ट्राइक रेट के लिहाज से। मतलब मोहम्मद रिजवान जो कि मुल्तान के जो टॉप स्कोरर हैं उनको भी एक तरीके से पीछे ही छोड़ा हुआ है इन्होंने, ये कंसिडरिंग कि यासिर खान इज़ एबल टू प्ले हिज स्किल्स वेरी इफेक्टिवली। तो आई थिंक वो थोड़ा इंटरेस्टिंग बैटल होगा। आई थिंक लूक वुड वर्सेस यासिर खान इज गोइंग टू बी अ गुड मैचअप, अ बिग मैचअप। यासिर खान इज वेरी स्ट्रांग ऑल अराउंड द ग्राउंड। तो अगर वो स्विंग को नेगेट कर सकते हैं, आई थिंक ही विल बी अ बिग 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 चैलेंज फॉर पेशावर। एब्सोल्युटली एंड आई थिंक इंटरेस्टिंगली जैसे आपने रिजवान मोहम्मद रिजवान की बात की कि हिम बीइंग द टॉप रन गेटर स्टिल यासिर खान basically overshadows him with his performances. Me personally, I don't believe that being top run getter means anything, or at least it doesn't mean much in today's T20, modern game playing, whatever you call it. क्योंकि आपने अगर 50 बॉल पे 50 रन कर रहे हैं हर मैच में और आपके उन 50 रन से वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा टीम के लिए जो आना चाहिए। आई मीन ठीक है, इन सम केसेस देयर आर सिचुएशंस, देयर आर कंडीशंस इन व्हिच यू हैव टू प्ले रन अ बॉल, और उसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल बाबर आजम की इनिंग्स थी पिछले मैच में। वो पिच ट्रिकी था, ऊपर से मतलब आप जब बैटर होते हैं और ऊपर से आपकी एकदम से विकेट्स गिर जाएं, and then that there is not a lot of experience coming after you, then you have to play that innings. But in some other cases, what we have seen from Mohammad Rizwan and some other players as well, कि यार, they just get into their shell a bit too much, which further compromises the other players' capabilities or abilities to, score at a higher run rate. So I think in that regard, I would, rate Yasir Khan higher than, any other top run getter any given day. Because the way he is batting, it gives so much confidence to the other people coming down the order that they can also play freely. और इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल आप उस्मान खान में देख सकते हैं कि when Usman Khan comes into bat, because he already has that coverage up at the top, he can play a bit freely. But for some reason, we're not seeing the same from Rizwan. So I think ठीक है, वो top and getter हैं जो भी है, लेकिन I think in my opinion, I think he's hampering Multan Sultan's batting quite a bit. और जहाँ तक और हम देखें तो I'm sure one of our future episodes will review the entire PSL in a way कि what are all the positives from this season. But so far, if you ask me, I think even though we have talked about a lot of the younger guys not getting enough chances or not getting consistent chances, but I think you can still say that we have seen glimpses of brilliance from some players, and then consistently, some players were quite brilliant. Ali Raza is an example. We have seen Hassan Ali coming back into the groove. Today he was bowling at 140 consistently, जो उन्होंने शुरू किया, एक ओवर किया था. The first ball he bowled was like 140 point some kilometer per hour. And you have to keep in mind, this is a guy who's coming from, a series of injuries over the last few years, and still being able to come back and bowl with passion and bowl at that pace
keeping the swing at the same time. I think that's amazing. I mean, kudos to Mohammad Naeem ke, he basically, hit them all around the park. But, you are at least seeing some consistent performances from Hassan Ali. Same thing goes with Yasir Khan. Same thing goes with, Mohammad Naeem. We're seeing that it's finally paying off the way he's batting. Sahabzada Farhan. So I think Pakistan's national team can really benefit from all these riches that we're seeing in this PSL. So it's been good so far, but definitely Yasir Khan, I think his impact is strong. And if I'm Peshawar Zalmi, team's think tank or whatever, then I would be very careful about how I deal with Yasir Khan's threat. एब्सोल्युटली आई थिंक एक चीज़ ये भी देखनी होगी पेशावर को। ये क्वेटा का जो सॉरी क्वेटा कह रहा हूँ, मुल्तान का जो बैटिंग लाइनअप है, इट इट हैज़ द पोटेंशियल, स्पेशली मुल्तान में गेम है, इट हैज़ द पोटेंशियल टू रियली मतलब गो बिग। उन्होंने 200 रन्स मारे हुए हैं। आई थिंक गिवन पेशावर्स बैटिंग स्ट्रगल्स, उन लोग को आई थिंक 160 170 का एक स्वीट स्पॉट होगा गिवन मुल्तान्स फ्लैट कंडीशंस। आप आई थिंक एनीथिंग ओवर दैट आई वुड से कि पेशावर वुड बी इन अ वरी। आप बैटिंग फॉर्म इतनी कोई सबकी बैटिंग फॉर्म नहीं लगी हुई है, जिसकी लगी हुई भी है वो कैरी ऑन नहीं कर पा रहा है। मोहम्मद हारिस हैज़ बीन एबल टू स्ट्राइक द बॉल वेरी क्लीनली एंड वेरी एफिशिएंटली, बट ही हैज़न्ट बीन एबल टू प्ले अ बिग इनिंग्स जो हम लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। जिस तरह की उनकी फॉर्म है, तो गिवन दोज चैलेंजेस आई थिंक पेशावर वुड फैंसी a 160 170 target at max versus a 200 target जो कि मुल्तान का एक मुल्तान की कैपेबिलिटी है वो कर सकते हैं। um, and I think all in all it all depends on who wins the toss and how they go about it, because मुल्तान I believe can, बासित खान ने actually commentary में कहा था कि मुल्तान has the ability to self destruct. Mhm. And if that ever happens, I think Peshawar would want that to happen as quickly as possible. तो आई थिंक पेशावर के लिए यही बेहतर है कि वो लोग लो टारगेट चेस करें या हाई टारगेट डिफेंड करें, क्योंकि अगर आप वो करते हैं तो आप पेशावर मुल्तान की बैटिंग को आप प्रेशर में डाल सकते हैं। आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ बिग बिग बैटल बिटवीन द टू। आई थिंक गिवन दैट, आई थिंक वी covered all the points. Yeah, and I Yes. think one thing about Multan is that smaller targets would suit them if they're chasing. Anything around 160, 170 would be okay because then Rizwan can play the way he plays. But anything above, like anything close to 200, yeah, over 200, that's where his batting tactics would, be a factor in Multan's self-destruction. So if they're bowling first, then, they would want to restrict Peshawar Zalmi to a lower total. Otherwise, Multan is one of those teams जिनको आप मुझे लगता है कि if you put them under pressure quickly, they crumble. They don't have, I don't want to say the ability, but they don't have enough depth. Oftentimes we have seen कि, if they are under pressure early on, then it's very hard for them to come back. So Yeah, I mean, see, देखिए ना, say it's such a big contrast between the previous performances as well. मतलब वो पिछले 4 साल से फाइनल खेलते हुए आ रहे हैं, and to end up, bottom, मतलब ये नहीं कि आप सेकंड थर्ड फोर्थ या इवन फिफ्थ पे, आप एकदम रॉक बॉटम पे आ रहे हैं और hmm बिल्कुल ही कोई बहुत ही कोई अबिस्मल परफॉर्मेंस के साथ ना, yeah, सिर्फ 4 पॉइंट हैं आपके पास। um, लाहौर का के साथ भी हुआ था कि दोनों टूर्नामेंट जीतने के नेक्स्ट टूर्नामेंट में ही वो लोग एकदम बॉटम पे yeah. आ गए। Multan तो has 2 points बेटे by ना, the way. They only won one game. ओ मुल्तान 2 पॉइंट्स, ओके, सो Multan's only 2 points. तो Yeah, बिल्कुल ये तो बिल्कुल लाहौर करने वाली बिल्कुल. परफॉर्मेंस हो गई सो फार ना, तो क्या आप, आई थिंक इट्स अ बिग आई ओपनिंग फैक्ट। अब तो खैर ये नहीं पता कि नेक्स्ट सीजन में ही मैनेजमेंट रहती है, कोई नई मैनेजमेंट होती है फॉर मुल्तान, what happens for next season is going to be a whole new series of discussions, but at this point I think Sultan has a lot of thinking to do कि अब वो नेक्स्ट सीजन किस तरह बेहतर कर सकते हैं। तो चले, इसी के साथ साथ हम लोग आज का सेशन रैप अप करते हैं। प्लीज लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो कि आपकी क्या क्या ख्वाहिशात हैं। पर्सनली पेशावर का बहुत अच्छा चांस है, पेशावर को जीतना चाहिए अगले 3 गेम टू क्वालिफाई द प्लेऑफ्स। देखिए, आप बाबर आजम का अगर आप फैन हैं तो आप सारे स्टेडियम फुल देखेंगे, एक एटमोसफियर होगा। मैं तो सिर्फ लीग के पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ कि यार जितना हाउसफुल होगा, हाउसफुल होने की क्या वजह होगी, वो बाबर आजम का खेलना होगा क्योंकि ही इज़ अ बिग क्राउड पुलर।
तो उस लिहाज से अगर देखें तो आई थिंक लीग के लिए भी अच्छा होगा कि पेशावर ज़रूरी क्वालीफाई करे, पेशावर ज़रूरी प्लेऑफ्स खेले ताकि आपका स्टेडियम फुल रहे। तो चलें और स लीग के लिए और पाकिस्तान के लिए ये भी अच्छा होगा कि दे इन्वेस्ट इन प्लेयर्स and make more Babar Azam so that you have multiple crowd pullers in future. I think that should be a very big lesson for या PCB this year, because Babar is the only guy who's been pulling crowds this year. Previously, you had if Lahore was playing regardless, you would get a lot of support because people wanted to see Fakhr, people wanted to see Shaina Afridi and others. But over time, you can say that Babar has been the only and the most consistent superstar in Pakistan sports. So if I hope that Pakistanis and PCB takes this as a lessons too. जबकि बंदा पिछले ढाई 3 साल से फ्लॉप जा रहा है। इमेजिन Yeah, अगर बाबर आज़म रन्स कर रहा होता या उसकी फॉर्म अच्छी लगी होती तो आई वुड इमेजिन कि उसकी क्राउड पुल और ज़्यादा होती। बट खैर दैट्स अनदर टॉपिक फॉर अनदर yeah. अनदर एपिसोड बट तो चलें हम लोग आज के सेशन रैप अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz.